जय हिंद फ्रेंड्स। विश्व इतिहास की सीरीज हम लोगों की आगे बढ़ रही है और इसी परिप्रेक्ष्य में कल हमने देखा वैश्विक आर्थिक मंदी जो कि 1929-30 में घटित हुई। पूरे वर्ल्ड को इसने प्रभावित किया और एक तरीके से 20वीं सदी की पहली घटना थी ये, जिसने विश्व लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर ऐसे जो है व्यापार चक्र को दुष्प्रभावित किया। और इन सब घटनाओं का जो सम्मिश्रण था, जो रिजल्ट था, वो था सेकेंड वर्ल्ड वार के रूप में सामने आया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्वितीय विश्व युद्ध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट कब हुआ? 1939। कब तक चला? 1944-45 तक। ठीक। तरीका वही है पढ़ने का। क्या कारण था? परिणाम क्या रहा? और सबसे बड़ी बात जो हमें खास करके इस विश्व युद्ध में पढ़नी है वो ये कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद की घटनाएं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध जब 1918 के आसपास समाप्त हुआ, प्रथम विश्व युद्ध जब 1918 के आसपास समाप्त हुआ तो हमें कुछ घटनाएं निकल करके सामने आई। मतलब दो विश्व युद्ध के बीच की जो दुनिया थी, जो बीच का समय था, वो क्या था? सबसे पहले तो रूस की क्रांति हो गई 1917। इसका बहुत, इन घटनाओं का बहुत इंपॉर्टेंस है, यही आपको कारण के रूप में वहां पर समझ में आएंगे। 1917 में रूस की क्रांति हो गई, मतलब एक वैश्विक लेवल पर एक नई विचारधारा सामने आ गई, वो थी साम्यवाद या समाजवाद। और तो और अभी तक क्या था? पूंजीपति लोग शासन में थे और वहां पर इस क्रांति ने ये भयभीत कर दिया, ये दिखा दिया कि सर्वहारा वर्ग भी शासन चला सकता है, सत्ता में आ सकता है। रूस की क्रांति हो गई। दूसरा, इटली में फांसीवाद हो गया, मुसोलिनी का उदय हो गया। इटली में फांसीवाद। फिर क्या हो गया? जर्मनी में नाजीवाद आ गया। इटली में फांसीवाद, जर्मनी में नाजीवाद। इसके बीच में एक घटना और हुई घटी, वो थी लोकार्नो की संधि। ये घटित हुई 1925 में। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इन सब के बाद एक घटना घटी जिसको हमने कल पढ़ा, वैश्विक आर्थिक मंदी। 1929-30 के आसपास। इन सभी घटनाओं को आप जान चुके हैं, इसको भी जान चुके हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी। जो आपके लिए नई है वो ये है। शुरुआत यहीं से करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, लोकार्नो की संधि। 1925। लोकार्नो, पहले बात तो है क्या? ये एक स्थान है।
कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में एक स्थान है। क्या हुआ इससे? इससे ये हुआ कि 1918-19 मतलब 1919 के आसपास क्या बना? राष्ट्र संघ। याद कीजिए पेरिस शांति सम्मेलन। अमेरिका और बाकी राष्ट्र जो विजित राष्ट्र हैं वो आपस में एक जगह बैठे हैं। इटली का अपना इंटरेस्ट है, बाद में इटली का बात नहीं सुनी गई तो इटली जीत कर भी हार गया, ये कथन उसके बारे में कहा गया। अमेरिका के राष्ट्रपति को यूरोप की जो वास्तविक परिस्थितियां, राजनीतिक स्थितियां थी, उससे वो अनभिज्ञ थे, तो हमेशा आदर्शवादी बात कर रहे थे। जो मेन था वो कौन था? फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक। तो राष्ट्रसंघ की स्थापना हो गई। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस राष्ट्र संघ में जो पराजित राष्ट्र थे उनको मेंबर नहीं बनाया गया। ये पॉइंट नोट कर लीजिए यहीं पर। पराजित राष्ट्रों को सदस्य नहीं बनाया गया। और पराजित राष्ट्रों में मेन कौन था? जर्मनी। कौन था? जर्मनी। जर्मनी अलग थलग था। इस पर युद्ध हर जाने की क्षतिपूर्ति की राशि भी इस पर क्या की गई थी? आरोपित कर दी गई थी। वर्साय की संधि के तहत एक जबरदस्ती विश्वासघाती आरोपित संधि और जबरदस्ती इस पर आरोपित की गई थी, इसकी इच्छा से नहीं। तो इसके अलग थलग को हटाने के लिए, इसके अलगाव को हटाने के लिए, इसको राष्ट्रसंघ में शामिल करने के लिए लोकार्नो की संधि होती है। तो लोकार्नो की संधि का बेसिक पर्पस समझ में आ गया कि इसका बेसिक पर्पज ये था कि जर्मनी के अलगाववाद को खत्म करना, जर्मनी को भी राष्ट्रसंघ का मेंबर बनाना। और मैंने आपको बताया है कि कोई भी चीज आकस्मिक रूप से नहीं होगी। अगर कोई इस पराजित राष्ट्र को इसका मेंबर बना रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें वैश्विक महाशक्तियों का कुछ न कुछ हित होगा। अदरवाइज क्यों इस पराजित राष्ट्र को ये मेंबर बनाते? तो आपको उसी हिडन एजेंडा को पहचानना है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं और इनको भी क्या मजा आ रही बनने में, इनका भी इंटरेस्ट आपको समझना है। अच्छा, ब्रिटेन, फ्रांस और बाकी लोगों को इस वजह से इसका मेंबर बनाना है क्योंकि इसको तैयार कर रहे हैं किसके लिए? रूस के विरुद्ध, मतलब साम्यवाद के अब की लड़ाई में इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा। और तो और मैं आपको ये भी बता दूं, इस लोकार्नो की संधि जब हुई तो वहां पर यूएसएसआर को शामिल नहीं किया गया। तो इस संधि ने क्या किया? इस संधि ने साम्यवाद विरोधी के रूप में फेमस हुई ये संधि। ये साम्यवाद के विरोध में संधि की जा रही है। तो यहां पर हर एक स्टेप साम्यवाद के विरोध के रूप में ही उठाया जाएगा। ठीक है। तो देखिए क्या क्या स्टेप उठाए गए इसमें। पहला स्टेप ये था कि जर्मनी का अलगाववाद खत्म किया गया। अलगाववाद उसका समाप्त किया गया। ये ध्यान रखिए 1925 ये वही साल है जब जर्मनी में कौन है जो उनका वाइमर गणतंत्र, ठीक, वही उन्हीं के मेंबर हैं ये।
जो साइन कर रहे हैं राष्ट्रसंघ में शामिल होने के लिए। और हिटलर क्या कर रहा है, उसी का फायदा उठा रहा वहां पर। अभी वो सत्ता में नहीं आया, सत्ता में आएगा 1933 में। वाइमर गणतंत्र इस समय कोशिश ये कर रहा है कि जर्मनी में स्थायित्व तो बना रहे, जनता में रोष कम से कम हो, चीजें संभाली जा सकें। लेकिन इन सब का संभालते संभालते 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी इतना भयानक घाव दे देगी कि चीजें समझ से बाहर हो जाएंगी, चीजें हाथ से बाहर हो जाएंगी, और उसी का फायदा उठाएगा कौन, हिटलर। ठीक है, तो जर्मनी का अलगाववाद समाप्त हो गया। दूसरी बात, जर्मनी का जब अलगाववाद समाप्त हुआ तो जर्मनी, आपको याद हो कि एल्सस लॉरेन क्षेत्र फ्रांस का किसने ले लिया था, जर्मनी ने, जब कौन थे, बिस्मार्क। और तब जर्मनी और फ्रांस के बीच में दुश्मनी स्टार्ट हुई। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी हारा तो फ्रांस ने एल्सस लॉरेन क्षेत्र तो लिया ही लिया, उससे साथ में क्या किया, उसका जो राइनलैंड था उसका विसैन्यीकरण कर दिया गया, निशस्त्रीकरण कर दिया गया, और साथ में जो उसका रूड्स का क्षेत्र है उस पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया, मित्र देशों ने। ठीक, अब यहां पर क्या किया गया कि सेकंड बात, जर्मनी द्वारा एल्सस लॉरेन क्षेत्र पर फ्रांस के आधिपत्य को मान्यता दी गई। क्या दी गई, मान्यता। अब अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो इधर है फ्रांस, यह है जर्मनी। फ्रांस जर्मनी के पूर्व में पड़ता है, वो सॉरी पश्चिम में पड़ता है। तो इधर की जब सीमाएं निश्चित हो गई, एक दूसरे के क्षेत्र को मान्यता दे दी गई, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस क्षेत्र के लिए जर्मनी भी निश्चिंत है और फ्रांस भी निश्चिंत है। तीसरी बात, कहा गया कि जर्मनी पश्चिम की ओर विस्तार नहीं करेगा। क्या कहा गया, जर्मनी पश्चिम की ओर विस्तार नहीं करेगा, मतलब इधर की तरफ विस्तार नहीं करेंगे वो। लेकिन इधर की तरफ के लिए कोई बात नहीं की गई इस संधि में। इसका मतलब ये हुआ कि इधर कौन है, इनका दुश्मन, कौन, साम्यवाद का नेता, यूएसएसआर, सोवियत संघ, रूस। तो इधर की तरफ विस्तार के लिए इनको क्या दी गई, छूट दी गई। मैंने आपको बताया कि क्यों इनको ऐसा किया जा रहा है, इनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। किसके द्वारा, वैश्विक महाशक्तियों के द्वारा। कौन कौन, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब। ठीक है, तो इस संधि के द्वारा इनको मतलब एक मौन स्वीकृति दी गई कि आप पूर्व की तरफ विस्तार कर सकते हैं, लेकिन पश्चिम की तरफ आप विस्तार नहीं करेंगे। पश्चिम की तरफ विस्तार करने से रोक दिया गया जर्मनी को। कहानी समझ में आ गई। दूसरी बात, यहीं पर ब्रिटेन ने जर्मनी को सैन्य बाजार के रूप में देखा। ब्रिटेन, मैंने आपको बताया है कि ये यूरोप की सामान्य गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेते जब तक कि इनका अपना आर्थिक हित ना हो, जब तक इनका व्यापार ना डिस्टर्ब हो, या व्यापार बहुत अच्छा चले ना, या व्यापार का बहुत अच्छा अवसर मिल जाए, तभी ये इंटरेस्ट लेंगे यूरोप की राजनीतिक गतिविधियों में। अदरवाइज ये क्या है, बाहर के प्लेयर हैं, होम कैडर में ये नहीं खेल रहे हैं। ठीक, आउटसाइड ये प्ले कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया कि जर्मनी को सैन्य बाजार के रूप में देखा। क्यों देखा, क्योंकि इनको अपने अपमान का बदला लेना है। कौन सा अपमान, जो
वर्साय की संधि में इनको मिला, लेकिन डायरेक्ट तो बदला ले नहीं सकते, अदरवाइज इनको दोबारा से रगड़ दिया जाएगा। तो क्या करेंगे, ये उन वैश्विक महाशक्तियों को ये दिखाएंगे कि हम आपके साथ हैं। तो ये क्या करेंगे, सैन्य शक्ति क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि ये वैश्विक शक्तियों को साम्यवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के रूप को दिखा रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि हम साम्यवाद के विरुद्ध में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वैश्विक महाशक्तियां इनको क्या करेंगी, सपोर्ट करेंगी, खास करके ब्रिटेन और फ्रांस। जब सपोर्ट करेंगी तो क्या करेंगे, ये उन शक्तियों का इस्तेमाल, उन मदद का इस्तेमाल साम्यवाद के विरोध में नहीं करेंगे। साम्यवाद के विरोध में जो करेंगे करेंगे, साथ में क्या करेंगे, अपने आप को स्ट्रांग करेंगे कि हम ऐसी महाशक्ति बन जाएं कि हम बाद में इनको ही क्या कर दें, जिन्होंने हमारी मदद की, जैसे तालिबान ने किया। यूएसए की गणित उनको समझ में आ गई, उन्होंने यूएसए पर ही अटैक कर दिया कि बेवकूफ़ तो हम लोग बन रहे हैं, ये तो अपना हित साध रहे हैं, नहीं तो इनका अफगानिस्तान में क्या ज़रूरत है। और यूएसए का क्या था कि अफगानिस्तान में रसिया का कब्जा ना होने पाए। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर है कि मैंने आपको बताया था जब नाजीवाद पढ़ा रहे थे कि हिटलर बार बार वैश्विक महाशक्तियों को क्या कह रहा है, साम्यवाद का भय दिखा रहा है, और पूंजीपतियों क्या कह रहा है कि अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो रसिया वाला हाल हो जाएगा यहाँ पर। तो उससे वो क्या कर रहा है, अपनी रोटी सेंक रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो दोनों का हित है, जर्मनी अपने को पावर के रूप में स्टेब्लिश करना चाह रहा है, और बाकी जो वैश्विक महाशक्तियां हैं वो क्या कर रही हैं, इनको मदद कर रही हैं। किसके लिए, ताकि साम्यवाद का विरोध करता रहे, अदरवाइज रूस का इधर प्रसार हो जाएगा। अब हमें यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके लिए जब इन्होंने इसको सान्य बाजार के रूप में देखा, तो इसके लिए सबसे पहले हुआ लंदन समझौता, लंदन की संधि। इस संधि में जो नौ सेना पर रोक लगाई गई थी कि 1 लाख से ज्यादा नौसेना नहीं रख सकते, वो रोक हटा ली गई। जो क्षतिपूर्ति की रकम लेने की बात थी जर्मनी से, उस पर भी क्या कर दे दी गई, छूट दे दी गई। सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि नहीं, आप साम्यवाद का विरोध करो, हम आपके साथ हैं। ठीक। और तो और इनका क्या किया गया, एक चीज इसमें नहीं मानी गई, वो था क्या, टांजिंग गलियारा। टांजिंग गलियारा क्या था, जर्मनी के बाद देखिएगा पोलैंड, पोलैंड के बाद आता है रूस, तो जर्मनी से पोलैंड के बीच में एक गलियारा देना था इनको आने जाने के लिए, वो गलियारा नहीं दिया गया। तो डांजिंग गलियारा वाली बात, डांजिंग गलियारा कहाँ पड़ता है, पोलैंड से होकर के, पोलैंड ने नहीं दिया, यही बात इनको खटक गई। हिटलर ने इसी गलियारे के चक्कर में पोलैंड पर आक्रमण किया था 1 सितंबर 1939 में, तभी विश्व युद्ध का आगाज हुआ। तो ये गलियारा नहीं दिया गया। नहीं दिया गया जर्मनी को, पोलैंड ने अपने पास से ही रखा, और इसी गलियारे के लिए ही लड़ाई हुई थी पोलैंड से। कहानी समझ में आ गई। लोकार्नो संधि के मेन मेन प्रावधान आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक। तो ये थे आपके क्या, लोकार्नो की संधि। पॉजिटिव सेंस में लेंगे
तो यूरोप के जो ब्रिटेन, वो फ्रांस और जर्मनी का विवाद था वो शांत हो गया, थोड़ा स्थायित्व आया। लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में तो स्थायित्व आया, लेकिन पूर्वी क्षेत्र में जर्मनी को खुली छूट दे दी गई। जर्मनी वर्साय की संधि के हर एक प्रावधान को क्या करेगा, तोड़ेगा। केवल किस लिए, साम्यवाद के विरोध का नारा दे करके। ठीक है, और ये डांजिंग गलियारा आप ध्यान में रखिएगा। तो ये थी क्या, लोकार्नो की संधि। अब क्या हुआ, आपने चारों इसके बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के बीच की घटनाएं थी चारों, ये आपने देख ली। कौन कौन सी चार थी घटनाएं? पहला था रूस की क्रांति, सेकंड फर्स्ट वर्ल्ड वार के एंड टाइम में ही वो हो गई। उसके बाद राष्ट्रसंघ की स्थापना तो हुई, लेकिन साथ में क्या हुआ कि फांसीवाद इटली में आ गया और नाजीवाद आ गया। फिर लोकार्नो की संधि हो गई, और लास्ट में क्या हो गया, वैश्विक आर्थिक मंदी। वैश्विक आर्थिक मंदी ने इन सब को क्या कर दिया, एक मतलब चक्रवात ला दिया, और चक्रवात में सारे लोग क्या कर लिए, उड़ गए। तो अब देखते हैं कारण। कारण कारण में जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये समझना है, 3 स्टेप में हमें समझना है। पहला, पेरिस शांति सम्मेलन। कुछ गलतियां ये पहले से किए हैं। दूसरा, जो गलतियां किए उसमें नमक किसने छिड़का, वैश्विक आर्थिक मंदी ने। और उसमें पेट्रोल किसने डाल दिया, वो डाल दिया तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण की। पेरिस शांति सम्मेलन में क्या गलतियां की गई थी वो जरा बारी बारी से देख लेते हैं। पहली गलती क्या की गई थी, विभिन्न देशों के प्रति लिए गए निर्णय। अभी डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। सेकंड बात क्या थी, राष्ट्रसंघ की स्थापना, राष्ट्रसंघ। और तीसरा, निःशस्त्रीकरण। निःशस्त्रीकरण। आपको याद होगा पेरिस शांति सम्मेलन में जब कई देशों के प्रतिनिधि बैठे, विजित और पराजित, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति ने क्या किया था, 14 सूत्रीय एक फ्रेमवर्क रखा था, और उसी को देख करके जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया था। ये मैंने आपको बताया था। लेकिन आत्मसमर्पण के बाद जो वर्साय की संधि, उस पर एक प्रतिशोधात्मक और जबरदस्ती आरोपित विश्वासघात वाली संधि उस पर आरोपित की गई थी, उसने क्या किया, जर्मनी को विवश कर दिया कि हम इस अपमान का बदला लेकर रहेंगे। इसी का परिणाम था क्या, जर्मनी में हिटलर का उदय, फांसीवाद का उदय, नाजीवाद का। इटली के संबंध में क्या निर्णय लिया गया, इटली मित्र देशों के उसमें शामिल हो गया था बाद में, और उसने ये सोचा था कि जब जर्मनी पराजित हो जाएगा तो उसके द्वारा जो उपनिवेश बनाए गए थे, उन उपनिवेशों पर नियंत्रण किसको मिलेगा, इटली को, खास करके भूमध्य सागर वाले रीजन में। अफ्रीका के साथ जो रीजन है भूमध्य सागर का, उनमें। लेकिन इटली की मांग को सुना नहीं गया, और इटली जीत कर भी हार गया। इसकी वजह से इटली में क्या हुआ, फांसीवाद का उदय हुआ। तो विभिन्न देशों के प्रति लिए गए निर्णय, खास करके जर्मनी और इटली के संबंध में, ये क्या बता रहे हैं कि सेकंड वर्ल्ड वार एक आवश्यकता थी, सेकंड वर्ल्ड वार होना ही था। क्योंकि वर्साय की संधि के प्रावधान को आप पढ़ेंगे तो एक
राष्ट्र, एक व्यक्ति कभी भी ये स्वीकार नहीं करेगा कि इतनी अपमानजनक संधि जो है उसके द्वारा की जाए। और तो और राष्ट्रसंघ की प्रोविजन ने क्या कर दिया, इसमें एक आग में घी का काम किया। कैसे? राष्ट्रसंघ की पहली जो कमी थी वो ये थी कि पराजित राष्ट्रों को सदस्य नहीं बनाया गया। ये गलती दोबारा नहीं की गई। जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में, तो ये गलती दोबारा नहीं की गई। जापान पराजित हुआ, लेकिन उसको भी क्या कर दिया गया, मेंबर बनाया गया। यही है इतिहास से क्या सीखना। अलग थलग बिल्कुल मत कीजिए। अगर अलग थलग किए तो सभी के लिए क्या है, तो ग्लोबलाइजेशन है आज के समय में। एक जगह की आग दूसरी जगह क्या करेगी, चिंगारी के रूप में निकलेगी। तो पराजित राष्ट्रों को सदस्य नहीं बनाया गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको सुनने में अजीब तो लगेगा, लेकिन जो है वास्तविकता वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव किसने रखा था, अमेरिका ने। और खुद अमेरिका ही इसका मेंबर नहीं था, ये भी लिख लीजिए। यूएसए इसका मेंबर नहीं था, इसका सदस्य नहीं था। अब इसी से इसका खोखलापन साबित हो रहा है कि जिन्होंने इसका प्रस्ताव रखा बनाने का, वही उसके मेंबर नहीं है। तो ये काम करेंगे, नहीं करेंगे, ये दुर्भावनापूर्ण काम करेंगे। इनका एक कमी और देखिए क्या नजर आई। 1931 में जापान ने चीन के मंचूरिया क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। चीन का मंचूरिया रीजन क्या है, जो मिनरल्स के लिए वो काफ़ी फेमस है। देख रहे हैं आज मैप में चीन कितना बड़ा और जापान कितना बड़ा। चीन के मंचूरिया रीजन पर जब कब्जा किया तो ये लोग क्यों नहीं रोके? आप सोच कर देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ, मतलब राष्ट्र संघ उस समय उपस्थित है, जापान चीन पर आक्रमण कर रहा है, उसके क्षेत्र को आधिपत्य कर ले रहा है, और बाकी राष्ट्र संघ कुछ कर ही नहीं रहा। ठीक वैसे ही जैसे आज यूक्रेन रसिया लड़ रहे हैं, रूस ने क्रीमिया प्रायद्वीप कब्जा कर लिया, संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ कर पाया? नहीं कर पाया। इजराइल ने फिलिस्तीन में, आत्मरक्षा का अधिकार सभी को है, गलत नहीं कह सकते किसी को भी, लेकिन हाँ एक लेवल पर जा कर के युद्ध एक क्या है, हमेशा के लिए एक अच्छा परिणाम नहीं निकलता। कुछ टाइम के लिए युद्ध ठीक है, उन्होंने आप पर आक्रमण किया, आपने उन पर आक्रमण कर दिया, लेकिन जो शांतिपूर्ण माहौल में टेबल पर बैठकर ही बात हो सकती है, वही उसका अंतिम सोल्यूशन है। देखिए संयुक्त राष्ट्र कुछ कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। चीन ताइवान पर बार बार आक्रमण करने की कोशिश कर रहा, संयुक्त राष्ट्र कुछ कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। क्यों ऐसा? स्वाभाविक सी बात है कि वो क्या है, वैश्विक शक्तियों के हाथों की कठपुतली हैं। वही अमेरिका से आतंकवाद, वही संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत बार बार आतंकवाद को चिल्ला रहा कि आतंकवाद वैश्विक समस्या, वैश्विक समस्या है। वही संयुक्त राष्ट्र संघ कह रहा है कि आतंकवाद वैश्विक समस्या ना होकर के आपकी क्या है, कश्मीर की आज़ादी की मांग है। कश्मीर में आप बहुत अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन जब वही लादेन पेंटागन पर क्या कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, पेंटागन पर नहीं, तो वो आतंकवाद क्या बन जाती है, वैश्विक समस्या बन जाती है। तो चीज़ें अभी एस जयशंकर जी ने, जो अपने विदेश मंत्री हैं, वो कुछ टाइम पहले उन्होंने कहा था कि यूरोप और पश्चिमी देशों को इस मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए कि उनकी समस्याएं वैश्विक समस्याएं हैं और बाकी देशों की समस्याएं क्षेत्रीय समस्याएं हैं। इस मानसिकता से आप बाहर निकलिए कि आपने जो कह दिया, आप पर आक्रमण हुआ, आप घर पर घुस कर मार रहे हैं, और दूसरा कोई कर दे, सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है, उस पर आक्रमण हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक उसने किया प्रत्युत्तर में, तो आप कह रहे हैं नहीं भारत ने गलत किया। तो हमेशा रेफरेंस आप अपने अनुसार मत चूज कीजिए, परिस्थितियां सबकी अलग अलग है। वही चीज यहां पर है। राष्ट्र संघ इस पर भी मौन क्यों है?
क्योंकि राष्ट्र संघ को कंट्रोल कौन कर रहा? वैश्विक शक्तियां, ब्रिटेन और फ्रांस। और यूएसए की भी मौन सहमति है, ये मेंबर नहीं है लेकिन मौन सहमति है इनकी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन कमजोर हुआ, यूरोप कमजोर हुआ और अमेरिका एक शक्ति के रूप में उभर रहा है, राजनीतिक आर्थिक सभी शक्ति के रूप में। और ब्रिटेन चाह भी रहा है कि अमेरिका यूरोप में बना रहे ताकि साम्यवादी विचारधारा ना फैले, स्थितियां बद से बदतर ना हो। क्योंकि जब आर्थिक और राजनीतिक स्थिति कमजोर रहती है तो हमेशा साम्यवादी क्रांति होने की संभावना बनी रहती है। तो यूरोप भी चाह रहा है कि अमेरिका बना रहे, तो अमेरिका की भी मौन सहमति है। लेकिन ये सब लोग मौन सहमति दे करके राष्ट्र संघ को चुप क्यों कराए हैं? क्योंकि इनको ये लग रहा है कि जापान चीन के साम्यवाद का विरोध कर रहा है। साम्यवाद को क्या कर रहा है? चकनाचूर कर रहा है। चीन पर कब्जा करके चीन के साम्यवाद को क्या कर रहा है? कमजोर कर रहा है। मतलब जापान चीन के क्या कर रहा है? साम्यवाद विरोधी लड़ाई में अच्छा काम कर रहा है। जापान की लोकेशन आप देखेंगे, एक तरफ रसिया है, एक तरफ चाइना है। ये दोनों से कर रहे हैं लड़ाई। और तो और सभी लोग इनको क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। फिर बाद में ये इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि इन्हीं के उस पर अटैक कर देंगे। आपको याद होगा पर्ल हार्बर पर इन्होंने इतना जबरदस्त हमला किया अमेरिका के पर्ल हार्बर द्वीप पर कि पूरा तहस नहस हो गया उनका नौसैनिक बेड़ा। अरे आप ही ने तो इनको स्ट्रांग किया था ना जापान को। किसके विरोध में? रूस और चीन के विरोध में। फिर जापान ने इन्हीं पर आक्रमण कर दिया, तो फिर इनको परमाणु बम गिराना पड़ा, अदरवाइज वो आत्मसमर्पण कराने को तैयार नहीं थे करने को। और आज देखिए, जापान को स्ट्रांग किया रूस और चाइना के विरुद्ध, जापान इन पर आक्रमण कर दिया, परमाणु बम गिरा दिए। अब जापान और कोरिया को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब चीन को कमजोर करने के लिए, अब रसिया तो थोड़ा वैश्विक शक्ति साम्यवादी नेता के रूप में अपनी पहचान कमजोर कर चुका है, तो अब चाइना उभर रहा। तो चाइना को कमजोर करने के लिए अमेरिका किसका साथ दे रहा? भारत का। ये ऐसे मित्र नहीं बने हैं, परिस्थितियों ने मित्र बनाया है इनको। हमेशा याद रखिए कि सबसे पहले है अपना इंटरेस्ट। जहाँ पर इंटरेस्ट है वहीं पर मित्रता है। अगर इंटरेस्ट खत्म, मित्रता खत्म। चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो दो देशों के बीच में रिश्ते की बात हो। वही अमेरिका जिसने गेहूं देने से मना कर दिया था, पर एटम बम का परीक्षण किए तो क्या किया? बैन लगा दिया, खाद्यान्न नहीं भेजा। और वही अमेरिका आज क्या कर रहा है? भारत का सपोर्ट कर रहा है। क्यों? ऐसा तो है नहीं कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया, वो गांधी जी के सिद्धांत पर चल दिए। सिर्फ और सिर्फ क्या है? इंटरेस्ट। जब हमारे इंटरेस्ट एक साथ होंगे हम मित्र की तरह काम करेंगे, जब हमारे इंटरेस्ट एक दूसरे से अपोज करेंगे। ईरान के साथ देखिए ना, भारत ने डील की चाबहार बंदरगाह पर, अमेरिका तिलमिला हो गया। तो हमेशा याद रखिए कि ना तो कोई परमानेंट शत्रु है आपका, ना कोई परमानेंट मित्र। परमानेंट केवल एक ही चीज है, वो है अपना इंटरेस्ट, अपना हित, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं है परमानेंट। ठीक है? तो ये है सही राष्ट्र संघ की विफलता। एक विफलता, दूसरी विफलता और तीसरी विफलता। अब लोगों में क्या बना? इसके प्रति अविश्वास। ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। इससे अगला पॉइंट जरा देखिए, क्या है? निशस्त्रीकरण। आपने एक नाम सुना होगा, एनपीटी संधि का, नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर ट्रीटी। उसमें क्या मतलब है? परमाणु निशस्त्रीकरण संधि। इसमें इन्होंने क्या कहा है, विकसित देशों ने, कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के P5 मेंबर्स हैं, P5 मतलब परमानेंट 5, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और चीन, यही केवल परमाणु शक्ति, परमाणु बम रखेंगे। बाकी लोग क्या करेंगे? कोई भी परमाणु बम नहीं बनाएगा। तो ये जो निशस्त्रीकरण है, ये भेदभाव मूलक है या नहीं? जब नहीं रखेगा तो कोई नहीं रखेगा, आप क्यों रखेंगे बताइए? यही चीज तो भारत या बाकी कंट्रीज पूछ रहे हैं कि आप क्यों रखेंगे? जब कोई नहीं रखेगा तो कोई नहीं रखे। आप 5 क्यों रखेंगे? आप 5 क्या विशेष हैं? अब
भेदभावपूर्ण संधि का भारत क्या कर रहा, विरोध कर रहा। वही चीज यहां पर है। निशस्त्रीकरण पर जोर दिए, तो किसके निशस्त्रीकरण पर जोर दिए? जो राष्ट्र पराजित थे। और पराजित में भी कौन? विशेषकर जर्मनी। तो जब आप जर्मनी के साथ भेदभाव करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका आत्मसम्मान कहीं ना कहीं टकराएगा। और याद रखिए, जब इंसान के पास खोने को कुछ नहीं रहता तो बस पाने को पूरी दुनिया रहती है, तभी वो हथियार उठाता है। तो हिटलर ने इसी का फायदा उठाया। बार बार कह रहे हैं कि वाइमार गणतंत्र प्रतिनिधियों ने साइन किया वर्साई की संधि, उनको मेंबर भी नहीं बनाया राष्ट्रसंघ का, ये साइन करके चले आए। लोकार्नो संधि से उस अलगाववाद को दूर तो किया गया, लेकिन जब तक लोकार्नो संधि के प्रावधान लागू होते तब तक वैश्विक आर्थिक मंदी आ गई थी। और वैश्विक आर्थिक मंदी ने क्या किया? इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद को बढ़ावा मिला। ठीक, तो ये क्या थी? पेरिस शांति सम्मेलन की ये गलतियां थी। वैश्विक आर्थिक मंदी आप समझ ही गए। वैश्विक आर्थिक मंदी ने पूरे एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट को क्या कर दिया गया? जो रीजनल इफेक्ट थे उसको क्यूमुलेटिव बना दिया। मतलब हर एक प्रयास निरर्थक हो गए और लोगों में इतनी भयानक जो है दुर्भावना हो गई एक दूसरे के प्रति, इतना अविश्वास पैदा हो गया कि वो व्यापार चक्र एकदम ठप हो गया। संरक्षणवादी नीतियां अपनाई गई, आयात को कम निर्यात को ज़्यादा किया गया, लेकिन हर देश यही कर रहा था, तो ना निर्यात हुआ ना आयात हुआ। तुष्टीकरण की नीति, तुष्टीकरण की नीति में दो तीन बातें समझ लेते हैं। आपने पढ़ा होगा जब आपको हिटलर पढ़ा रहे थे, नाजीवाद पढ़ा रहे थे, तुष्टीकरण की नीति में मैंने आपको बताया था एक म्यूनिख समझौता। देखिए, तुष्टीकरण का मतलब क्या होता है? तुष्टीकरण का मतलब ये होता है कि किसी की अनर्गल मांगों को मानना और उसकी गलतियों को नजरअंदाज करना जानबूझ करके। जैसे एक आज के उसमें डिबेट में देखिए, एक समाज में, एक नॉर्मल समाज में हर कोई ये कहता है कि 3 तलाक बेकार है, 3 तलाक बेकार है, 3 तलाक मुस्लिमों में ख़त्म होना चाहिए। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलते देखने को मिल जाएंगे कि नहीं, 3 तलाक हमारे इस्लाम का पार्ट है और इसको सपोर्ट करना चाहिए, और ये मुस्लिमों का पर्सनल मैटर है, इस पर ना सरकार को ना किसी दूसरे धर्म के लोगों को बोलने का अधिकार है। इससे आप क्या कर रहे हैं? उस तबके की, उस धर्म की महिलाओं का जो विकास है उसको आप क्या कर रहे हैं? बाधित कर रहे हैं। ये क्या है? तुष्टीकरण की नीति। कि जानबूझ करके आपको पता है कि गलत है, फिर भी आप उसका क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। हिटलर पता था कि गलत है, गलत काम कर रहा है, लेकिन सब के सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? केवल और केवल इसलिए कि वो क्या कर रहा है? साम्यवाद के विरोध का नारा दे रहा है कि हम ये सब काम कर रहे हैं किस लिए? साम्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। सब लोग जान रहे हैं कि पाकिस्तान गलत है, लेकिन फिर भी मदद कर रहे हैं, चाहे आईएमएफ हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे सीआईए हो, चाहे वाशिंगटन हो, आए दिन मदद पहुंच रही है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए, तुष्टीकरण के लिए, क्योंकि उनका अपना हित है वहां पर कि ठीक है, हम इनको पैसा दे रहे हैं आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए। कौन सी ऐसी वो लड़ाई लड़ रहे हैं आतंकवाद के विरुद्ध? बताइए, अगर इतना लड़ रहे होते तो खत्म हो गया होता आतंकवाद, वैश्विक स्तर पर तो नहीं होता। ठीक, तो म्यूनिख समझौता में क्या कहा गया था? जर्मनी, अखंड जर्मनी राज्य बनाने की बात की गई थी, और इसी समझौता के द्वारा चेकोस्लोवाकिया चेकोस्लोवाकिया के एक रीजन था जिसको बोलते थे सुडाटन लैंड, उसको क्या कर लिया गया? हिटलर ने मांगा कि यहाँ पर जर्मन वासी हैं और हम अखिल जर्मन साम्राज्य बनाएंगे, तो ये जर्मन बोलने वाले यहाँ पर हैं, तो इसका मतलब ही जर्मनी का हुआ। तो बाकी कंट्रीज क्या कर रही हैं?
कह रहे हाँ हाँ, चेकोस्लोवाकिया ने कहा कि भाई देखो ये क्या कर रहा। कह रहे हैं ब्रिटेन ने कहा इनको कि आप दे दो जो मांग रहा है, अदरवाइज परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। बताइए ये कोई अच्छी बात है कि जमीन हमारी और उसके बाद दूसरा हमें कहे कि दे दो जो मांग रहा है, अदरवाइज परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। इसका मतलब कि उसका सपोर्ट उसके पीछे से उन महाशक्तियों का है। म्यूनिक समझौता हो गया। उसके बाद क्या क्या, धीरे धीरे एक एक करके वर्साय की संधि के प्रावधानों को तोड़ रहा। एक एक करके वर्साय की संधि के प्रावधानों को तोड़ रहा। निशस्त्रीकरण था, शस्त्रीकरण कर रहा है, सेना बना रहा है। लंदन समझौता करके क्या किया, ब्रिटेन से हथियार ले रहा है। किसके विरुद्ध, कि साम्यवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा। अच्छा, फ्रांस के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो ब्रिटेन की डिसीजन को क्या कर सके, ओवर रूल कर सके। इसलिए फ्रांस भी ब्रिटेन के साथ इन्हीं में शामिल था कि हाँ ठीक है, करो करो। अच्छा, तुष्टीकरण की नीति में जरा इटली का देख लेते हैं। इटली का फांसीवाद, मुसोलिनी को। इटली को क्यों नहीं लोग नाराज करना चाह रहे थे, क्योंकि इटली क्या है, भूमध्य सागर में पड़ रहा है और भूमध्य सागर से ब्रिटेन का क्या चल रहा था, ट्रेड। अगर इनको नाराज करते इटली को तो उनका ट्रेड बाधित होता। इस वजह से इटली को भी क्या कर रहे हैं, इटली में फांसीवाद को भी क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनका ट्रेड बाधित ना होने पाए। भूमध्य सागर में उनको एक मित्र चाहिए, किसको, ब्रिटेन को। तो ये सब तुष्टीकरण की नीति लास्ट में कहां पहुंचा दी, कि जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, पूर्वी विस्तार शुरू कर दिए। और फिर उनको समझ में आया कि ये पश्चिम में भी विस्तार कर रहा, पूरब में भी विस्तार कर रहा, ठीक वैसे ही जैसे नेपोलियन ने शुरू किया था। और इसी दोनों तरफ के विस्तार के कारण ही हिटलर मारे गए, क्योंकि उन्होंने नेपोलियन से सीख नहीं ली। ठीक, कहानी समझ में आ गई। ये थी तुष्टीकरण की नीति। अब देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या हुआ। प्रभाव में सबसे बड़ा प्रभाव राजनीतिक पड़ा। जो ये थे तानाशाही शक्तियां, ये समाप्त कर दी गई। जैसे इटली में फांसीवाद मुसोलिनी और जर्मनी में नाजीवाद हिटलर, ये तानाशाह क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कई राज्य या राष्ट्र स्वतंत्र हुए, मतलब उसके आसपास। क्यों, क्योंकि जो वैश्विक शक्तियां थी उनके पास इतना नहीं था मामला आर्थिक रूप से कि वो कंट्रोल रख सकें, क्योंकि युद्ध में उनकी भी स्थिति क्या थी, खराब हो गई। और क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। अफ्रीकी उपनिवेश आजाद, मैक्सिमम अफ्रीकी उपनिवेश क्या हुए, वो आजाद हुए। तीसरी बात, क्षेत्रीय रक्षा संगठनों का उदय। जैसे नाटो, फिर रूस के उसमें
सानिध्य में वारसा संगठन, इनका उदय हुआ। और तो और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद वैचारिक युद्ध शुरू हुआ, जिसको क्या बोलते हैं, शीत युद्ध। शीत युद्ध में क्या है कि प्रैक्टिकल युद्ध की संभावना हमेशा बनी है, लेकिन वो हो नहीं रहा। रेस चल रही है विचारों पर, किस विचारधारा को मानने वाले कितने ज्यादा लोग हैं, कितनी ज्यादा कंट्रीज उस विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं। ये क्या है, शीत युद्ध। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। कोल्ड वार की शुरुआत हुई। ये तो हुआ राजनीतिक। हमें दो चीजों के परिप्रेक्ष्य में इसको जरूर समझना है, इसके परिणाम, एक भारत के परिप्रेक्ष्य में और एक चीन के परिप्रेक्ष्य में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हुई, जापान ने आत्मसमर्पण किया, हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया गया 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। तो जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, और आत्मसमर्पण करके वो क्या बन गया, साधु, कि अब हमारी इस संसार में कोई रुचि नहीं है। अब जब जापान के जो आधिपत्य वाले क्षेत्र थे, खास करके आपने एक नाम सुना होगा, सखालिन द्वीप, इस पर किसका कब्जा हो गया, रूस का। इस पर पहले किसका कब्जा था, जापान का। दूसरा, जो जापान जब पराजित हुआ तो मंचूरिया क्षेत्र किसको मिला, चीन को। और तो और जो जापान के पास के द्वीप थे उस पर भी चीन क्या कर रहा है, उन द्वीपों पर भी मतलब कब्जा करने के लिए युद्ध कर रहा है। जापान तो पूरी तरीके से टूट चुका, तो उस पर चीन का कब्जा है, लेकिन चीन में पर भी आंतरिक संघर्ष चल रहा है। दो पार्टियां आपस में लड़ रही, कौन कौन, एक तो है साम्यवादी और दूसरा राष्ट्रवादी। और बाद में इनकी विजय हुई, और यही कौन, किसके नेतृत्व में, माओ त्से तुंग, माओ के नेतृत्व में ये विजय प्राप्त की। तो चीन के परिप्रेक्ष्य में आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक। भारत के परिप्रेक्ष्य में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत से बिना पूछे शामिल हो गया ब्रिटेन, भारत को भी शामिल कर लिया, तो उसी समय कांग्रेस की जो सरकार बनी थी 7 प्रांतों में, तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र। फिर क्या हुआ, मनाने के लिए अगस्त प्रस्ताव आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उसको नहीं माना गया, तो गांधी जी ने क्या शुरू किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये सब हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया, उसके बाद सरकार ने क्या किया, फिर मनाने के लिए क्या भेजा, क्रिप्स मिशन। ये सब वही हैं कि हम पूर्ण आज़ादी मांग रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि ऐसा बनाएंगे संविधान, ऐसी संविधान सभा गठन जो सभी का प्रतिनिधित्व करती हो, और उस संविधान को मानने वाले अलग से भी अपना वो कर सकते हैं, संविधान बना सकते हैं जो ना मानने वाले हों। क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन फेल, तो क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, और अंततः क्या मिल गई,
भारत को आज़ादी। और भारत जब आज़ाद हुआ तो इसके बाद एक नई पॉलिसी आई जिसको बोलते हैं गुट निरपेक्षता नीति, कि हम ना तो पूंजीवादी ग्रुप में हैं ना हम साम्यवादी ग्रुप में हैं, हम दोनों के साथ हैं, दोनों से तटस्थ हैं, अलगाव भी नहीं रखना है, दोनों से मित्रवत व्यवहार करना है, लेकिन किसी गुट में शामिल नहीं होना, किसी गुट के प्रति वफादार नहीं होना। ठीक है, तो ये थी कहानी किसकी? सेकेंड वर्ल्ड वार की। 6 अगस्त और 9 अगस्त जब जापान पर परमाणु बम गिराया गया हिरोशिमा और नागासाकी पर, उसके बाद ही क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति हुई। एक चीज यहां पर और नोट कर लीजिए, कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र जब दिया गया तो यहीं पर एक लीडर का आगमन हुआ, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने क्या किया? शस्त्र के माध्यम से क्या किया? आजादी की बात की। गए थे किससे मिलने? हिटलर से। हिटलर इनको कहा कि आप रूस के अभियान में जाइए, हमारी सेना का नेतृत्व कीजिए। घबरा गए, रातों रात वहां से भाग निकले, अदरवाइज हिटलर इनको ना छोड़ता। जब रातों रात वहां से भाग निकले तब इनको समझ में आया कि नहीं, गांधी जी हमें सही समझा रहे थे कि हम जापानियों का या जर्मनी का इस्तेमाल ब्रिटिश को भगाने में ना करें, क्योंकि अगर इन लोगों ने कब्जा कर लिया तो ब्रिटिश तो वैसे भी संवैधानिक सरकार है, लेकिन ये क्या थे? तानाशाह थे, और तानाशाह हमेशा खराब होता है, उसको सिर्फ अपने से मतलब है। नॉर्थ कोरिया में आज देख लीजिए, जिस कटिंग का वो बाल कटाएं उसी कटिंग का पूरे नागरिक बाल कटाएंगे, कोई दूसरी कटिंग कटा ही नहीं सकता। ये सब क्या है? तानाशाही तो है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, और अब हम पहुंच चुके हैं क्या? 1945। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा चीन की क्रांति। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहीं पर बता दूं, यहाँ पर क्या हुआ, इस सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी दो गुटों में, दो रीजन में बट गया। जो पश्चिमी जर्मनी था वो पूंजीवाद का सपोर्टर था, और जो पूर्वी जर्मनी था वो साम्यवाद का सपोर्टर। और ये एकीकरण हुआ 1990 में। इसको बोलते थे बर्लिन की दीवार, आर्टिफिशियल रूप में, कि बर्लिन की दीवार 1990 में ढही, तब जाकर के जर्मनी का एकीकरण हुआ। जब ये दीवार हटाई गई तब जर्मनी का जाकर के क्या हुआ? एकीकरण हुआ। मतलब ये सब क्या हो गए? मिल गए। और आज भी आप देखेंगे जो साम्यवादी विचारधारा है वो क्या है? कमजोर हो रही है। साम्यवाद पर अब किसी का इंटरेस्ट नहीं बना, किसी का विश्वास नहीं रहा। ठीक है, तो नॉर्मल वे में हमेशा पूंजीवाद काम करेगा। जहां पर रिसेशन आया, कुछ हुआ, तो पूंजीवाद साधनों को, सॉरी, साम्यवादी साधनों को इस्तेमाल करके उससे हम क्या? उभरेंगे। ठीक है, तो कहानी समझ में आ गई। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक चीन की क्रांति को शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करते रहिए, और अगर कोई डाउट हो तो पूछते रहिए। कहानी जैसे सुन करके 200 शब्दों में लिख लीजिएगा इस टॉपिक को, तो समझ जाइएगा कि एग्जाम में आपका 10 नंबर 15 नंबर जो भी क्वेश्चन आएगा वो पक्का है। ठीक है, धन्यवाद।